दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी इतिहास विषय का प्रैक्टिस सेट, जो विशेष रूप से टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट टीजीटी पीजीटी इतिहास के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास का प्रैक्टिस सेट संख्या 13। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है आपके के.डी. वाजपेयी, वी.एस. बाकड़कर, एच.डी. सांकलिया या व्हीलर। तो सही उत्तर है दोस्तों एच.डी. सांकलिया ने। दोस्तों नौदा टोली एक ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है। इसका उत्खनन कार्य दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया ने करवाया था। दोस्तों नौदा टोली मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में महेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? सही उत्तर है दोस्तों संगनकल्लू। देखिए कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित संगनकल्लू नामक नौपाषाणिक पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं और ये माना जाता है कि ये राख के टीले मवेशी बाड़ों के स्थल थे। अगला प्रश्न है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग अधिकांशतः मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? तो आपको बताना है कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग अधिकांशतः मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए महाराष्ट्र में जो ताम्र पाषाणिक पुरास्थल हैं नेवासा, दायमाबाद, इनाम गांव, कौठे, चंदौली, यहाँ से शवों का कलश समाधि के माध्यम से उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है किस पर? संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर, धर्म पर या फिर विज्ञान पर? तो सही उत्तर है दोस्तों मानव समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति के कारण विलक्षण होता है, जिसके सांचे में ढलकर वह अपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करता है। तो उत्तर है दोस्तों मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह संस्कृति पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न है, चन्हूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके जे.एच. मैके, जॉन मार्शल, व्हीलर या फिर ऑरेल स्टाइन। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है जे.एच. मैके। दोस्तों चन्हूदड़ों नामक सैंधवकालीन पुरास्थल की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा की गई थी, लेकिन 1935 में जे.एच. मैके ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया था और चन्हूदड़ों से मनका बनाने के कारखाने के साक्ष्य मिले हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों चन्हूदड़ों नामक सैंधवकालीन पुरास्थल की खोज एन.जी. मजूमदार ने किया था, लेकिन इसकी खुदाई जे.एच. मैके के द्वारा कराई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से कौन सिंध में या सिंध प्रांत में स्थित हैं? देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो या सुरकोतडा। तो सही उत्तर है दोस्तों मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, इसके अलावा कोटदीजी, ये कोटदीजी इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये सिंध में स्थित हैं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन 2 और 3। 2 और 3 आपके दोस्तों ये सिंध में स्थित हैं, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम क्या है दोस्तों? देखिए वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है वो है वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ये वैदिक संहिता हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों को समझने के लिए की गई और आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहारात्मक अंश हैं और उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं जिनमें मुख्यतः आत्मा और ब्रह्म का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में हुई है? आपको बताना है। तो कौन सी वैदिक नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है चेनाब। सही उत्तर है दोस्तों वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब के रूप में की गई है।
परुसड़ी को रावी नदी, बिपाशा को ब्यास और शत्रुदि को सतलज तथा बितस्ता को झेलम नदी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध जो है परुसड़ी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन है अंग मगध, कौशल विदेह, कुरु पांचाल या मत्स्य या सूरसेन। तो सही उत्तर है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विधेद माधव की कथा के अनुसार आर्यों का प्रसार पूर्व दिशा की ओर हुआ और उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य साम्राज्य का या आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंग और मगध को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसको नामित किया था? ऑप्शन है आपके आनंद, उपाल, महाकश्यप या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसी के हाथों में न देकर अपने द्वारा किए गए धर्म और विनय को संघ का नेतृत्व करता बताया, जिसकी पुष्टि आनंद को दिए गए उपदेशों से होती है। तो उत्तर है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसी को भी नहीं दिया था। अगला प्रश्न है, यापनीय किसका संप्रदाय था? आपको बताना है, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव या आजीवकों का। तो सही उत्तर है दोस्तों, यापनीय मूल रूप से जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी। यद्यपि ये कुछ श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते हैं। तो देखिए, जैन धर्म का संप्रदाय है यापनीय संप्रदाय। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? आपको बताना है, भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र या उपनिषद। तो सही उत्तर है दोस्तों, यापनीय मुख्यतः जैन धर्म। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। दोस्तों भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो देखिए, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। उपनिषदों को श्रुति प्रस्थान, गीता को स्मृति प्रस्थान और ब्रह्मसूत्रों को न्याय प्रस्थान कहा जाता है। दोस्तों प्रस्थानत्रयी में जो शामिल नहीं है भगवत गीता, तो सही उत्तर है भगवत जो है भागवत ये शामिल नहीं है। भगवत गीता तो प्रस्थानत्रयी में है, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद प्रस्थानत्रयी में शामिल हैं। भागवत जिसको कि एक पुराण के रूप में जाना जाता है, ये प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? ऑप्शन है शाक्य, लिच्छवी, यौधेय या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, प्रारंभिक गणतंत्रों में जो थे वो थे कपिलवस्तु के शाक्य, मग्ग, बुली, कुशीनगर के मल्ल, कालाम, कोलीय, मौर्य, लिच्छवी, विदेह, पावा के मल्ल। तो यौधेय जो है दोस्तों ये प्रारंभिक गणतंत्र में शामिल नहीं था, जबकि शाक्य और लिच्छवी ये गणतंत्र में शामिल थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, सिकंदर के साथ जो है भारत नहीं आया था, ये था आपका डाइमेकस। देखिए ऑप्शन सी, ये सिकंदर के साथ डाइमेकस नहीं आया था। डाइमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था जो मौर्य शासक बिंदुसार के दरबार में आया था। तो निरियाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस ये सिकंदर के साथ आए थे, जबकि डाइमेकस दोस्तों ये सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो सही उत्तर है दोस्तों, इन राज्यों को सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ऑप्शन सी आपका सही है और इसका उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। तो उत्तर है मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जीता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, चोल शासन में कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन देखता था? आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, चोल काल में ग्रामीण व्यवस्था की देखरेख कई समितियों के माध्यम से होती थी, जिसको वारियम कहा जाता था। दोस्तों यहाँ पे उद्यान प्रशासन जो होता था उसको टोट वारियम जो है ये उद्यान प्रशासन को देखता था। तो सही उत्तर है
टोटवारियम जो है ये उद्यान प्रशासन का देखभाल करता था। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है, आपको बताना है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर जिले में की थी। तो सही उत्तर है बिहार। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित था और दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को 1203 में बख्तियार खिलजी नामक आक्रमणकारी ने नष्ट कर दिया था। अगला प्रश्न है किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है, धर्मपाल, देवपाल, लक्ष्मण सेन या विजय सेन। तो सही उत्तर है दोस्तों लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन इसका शासनकाल 1178 से 1206 है और सेन वंश का शासक था। इनके द्वारा एक नया संवत चलाया गया जिसको कि लक्ष्मण संवत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों गौड़वहु के रचयिता कौन थे। ऑप्शन देखिए हरिसेन, आर्यभट्ट, वाकपति या फिर बाणभट्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों वाकपति। वाकपति ने प्राकृत भाषा में गौड़वहु की रचना की है और इसमें कन्नौज के मौखर वंश के शासक यशोवर्मन के विषय में जानकारी मिलती है। दोस्तों वाकपति कन्नौज नरेश यशोवर्मन का राजकवि था और उसकी रचना गौड़वहु है जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है। तो याद कर लीजिए गौड़वहु जो है प्राकृत भाषा की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। तो उत्तर है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना संस्कृत में जयानक भट्ट के द्वारा की गई है। आप गलती से चंद बरदाई को मत लगा दीजिएगा क्योंकि चंद बरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो है। तो दोस्तों पृथ्वीराज विजय जयानक भट्ट की रचना है जिसकी संस्कृत में रचना की गई थी और इस ग्रंथ में चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। सोमपुर महाविहार दोस्तों सोमपुर महाविहार का निर्माण पाल शासक धर्मपाल ने कराया था। तो याद रखिए पाल शासक धर्मपाल ने सोमपुर विहार का निर्माण कराया था और वह एक उत्साही बौद्ध था। इसके अतिरिक्त उसने विक्रमशिला और सोमपुरी के प्रसिद्ध विहारों का निर्माण भी कराया था। तो देखिए धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों शाहजहां के समय में बीजापुर के साथ एक संधि हुई थी जिसके उल्लंघन करने पर औरंगजेब ने सूबेदार दिलेर खां को आक्रमण करने भेजा और 1686 में देखिए सन 1686 में बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो सही उत्तर है औरंगजेब ने बीजापुर की विजय 1686 में की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों मुगल प्रशासन के दौरान जिले का या जिले को किस नाम से जाना जाता था, आपको बताना है। ऑप्शन है आहार, विश्यास, सूबा या सरकार। तो उत्तर है दोस्तों मुगलकालीन प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था और शासन की सुविधा के लिए सूबा यानी प्रांत को सरकारों में विभाजित किया गया था। सूबा, सरकार, परगना और महल। सूबा प्रदेश होता था यानी प्रांत, सरकार जिले होते थे और तहसील जो होती थी वो परगना के रूप में होती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, आपको बताना है। बर्नियर, करेरी, मनुची या ट्रेवर्नियर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मनुची को। दोस्तों मुगल सेना में चिकित्सक मनुची को नियुक्त किया गया था और मनुची जो था देखिए ये एक इटालवी यात्री था। इसने भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में काम किया था लेकिन दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। देखिए कथन है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। कारण है कि मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। दोस्तों मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत मुगल सम्राट अकबर ने की थी। तो ये कथन तो सही है कि मनसबदारी व्यवस्था मुगल काल में विद्यमान थी। दोस्तों ये प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पद होता था। इसमें जात और सवार पद प्रदान किया जाता था। मनसबदारों की नियुक्ति मीर बख्शी जो कि सेना का प्रमुख होता था उसकी सिफारिश पर की जाती थी। ये पद वंशानुगत नहीं होता था।
और मनसबदारों का स्थानांतरण भी होता रहता था। तो इसमें देखिए कथन सही है, कारण गलत है, तो ए सही और आर गलत है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दास्ताने अमीर हमजा। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? देखिए अब्दुल समद, मंसूर, दसवंत या अबुल हसन। तो पहले जानते हैं दास्ताने अमीर हमजा क्या है। दोस्तों ये फारसी नामक अमीर हमजा जो कि मोहम्मद साहब के चाचा थे, इनके वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। तो ये ग्रंथ दास्ताने अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख करता है और ये हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ होकर अकबर के समय में शुरू हुआ था। दोस्तों मीर सैयद अली तबरेजी, देखिए मीर सैयद अली तबरेजी ने इस चित्रांकन को शुरू किया था। मीर सैयद अली, याद कर लीजिए, दास्ताने अमीर हमजा का मीर सैयद अली तबरेजी ने इसको शुरू किया था और बाद में अब्दुल समद की देख रेख में ये पूरा हुआ था। तो यहाँ पर मीर सैयद अली तबरेजी नहीं है, तो अब्दुल समद के समय काल में या देख रेख में इसका चित्रांकन जो है पूरा हुआ था। तो यहाँ पे उत्तर आपका ऑप्शन ए अब्दुल समद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? दारासिकोह, फैजी, बदायूनी या फिर ताजुल माली। तो सही उत्तर है दोस्तों, अकबर के समय में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद मुफरीह उल कुलूब के नाम से ताजुल माली के द्वारा किया गया था। तो सही उत्तर है ताजुल माली। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि हृदय राजा जिसने नागरीदास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे थे, तो वो कौन सा राजा था? तो सही उत्तर है किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह। दोस्तों किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं 18वीं शताब्दी में इनका शासनकाल था। इनको वैष्णव उपनाम नागरीदास जो कि राधा का सेवक कहा जाता है, इन्होंने कृष्ण की प्रशंसा में अनेक छंदों की रचना की थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो सही उत्तर है दोस्तों, मुगल काल में सूरत जो कि गुजरात का बंदरगाह था, सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि इसी बंदरगाह से जो यात्री थे वो मक्का की यात्रा के लिए जाते थे। अगला प्रश्न दोस्तों सिख धर्म से संबंधित है। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो आप जानते हैं गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने नानक पंथ चलाया था और इन्होंने अपने शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जो बाद में गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु हुए थे। तो सही उत्तर है गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है आपको बताना है। हैदराबाद, कर्नाटक, बीजापुर या बंगलौर। तो सही उत्तर है दोस्तों, हैदराबाद के पश्चिम में बहमनी वंश की राजधानी गोलकुंडा के विस्तृत खंडहर फैले हुए हैं और ये हीरे के लिए प्रसिद्ध था। और आपको बताना है कि वर्तमान में इसका जो है इसको क्या कहा जाता है, तो ये हैदराबाद दोस्तों, ये गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद के नाम से जाना जाता है और हैदराबाद के पश्चिम में गोलकुंडा विस्तृत था जो कि बहमनी वंश के शासकों की राजधानी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बहमनी राज्य की पहली राजधानी गुलबर्गा थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हसन गंगू जो कि जफर खां था उसका नाम हसन गंगू था। 1347 में इसने बहमनी राज्य की नींव डाली थी और उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा था। तो सही उत्तर है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन से देखिए, मध्यकालीन भारत के किस संत का जन्म प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ था? कुंभन दास, रामानंद, रैदास या फिर तुलसीदास। तो सही उत्तर है मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था और ये उत्तर भारत के महान संत थे जिन्होंने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जो है सेतु का काम किया था। तो सही उत्तर है मध्यकालीन भारत के संत रामानंद थे जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था।
अगला प्रश्न है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। तो दोस्तों शुद्ध अद्वैतवाद के मत का प्रतिपादन वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही है। ये कृष्ण भक्ति शाखा के संत थे। इन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके मत को पुष्टि मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। तो सही उत्तर है शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया था, जो कृष्ण भक्त शाखा से संबंधित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था, चिश्तिया, सुहरावर्दी, कादरिया या नक्शबंदी। तो सही उत्तर है दोस्तों नक्शबंदी सिलसिला। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। नक्शबंदी सिलसिला सूफियों में सबसे अधिक कट्टर था और ये सिलसिला समा यानी संगीत के विरुद्ध था। इसने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था और औरंगजेब इसी सिलसिले का यानी नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी PWD पब्लिक वर्क्स जो है डिपार्टमेंट, दोस्तों सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों सल्तनत काल में सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। सल्तनत कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। उसने 300 नए नगरों का निर्माण करवाया और उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। अगला प्रश्न है किसने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की थी। तो उत्तर है दोस्तों सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था और वह शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। उसके समय गायन विद्या के एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हदीस है एक इस्लामिक कानून, बंदोबस्त कानून, सल्तनत कालीन कर या मनसबदार। तो सही उत्तर है हदीस क्या है। हदीस दोस्तों एक इस्लामिक कानून है। देखिए हदीस कुरान के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है और इन दोनों को मिलाकर यानी कुरान और हदीस को मिलाकर इस्लामी कानून और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर है आप जानते हैं कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था और ये निर्माण इल्तुतमिश के समय में पूरा हुआ था। फिरोज शाह तुगलक के समय में इसकी चौथी मंजिल को नुकसान हुआ था, जिसके फलस्वरूप इसने चौथी मंजिल की जगह 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज तुगलक द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। ऑप्शन है जैनुल आबदीन, मोहम्मद तुगलक, हुसैन शाह सरकी और अकबर। तो उत्तर है दोस्तों कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन को जो है सबसे पहले जजिया कर समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है और कश्मीर का शासक जैनुल आबदीन एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसके अच्छे कार्यों के लिए उसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है और इसने अपने काल में जजिया कर को समाप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था। निम्बार्क, चक्रधर, नामदेव या रामदास। तो सही उत्तर है दोस्तों महाराष्ट्र के प्रमुख संतों में से एक नामदेव जो हैं ये वरकरी संप्रदाय से संबंधित हैं। दोस्तों नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे और इनकी भक्तिपरक मराठी गीतों की रचना को अभंग कहा जाता है। प्रारंभ में नामदेव एक डाकू थे। दोस्तों वरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत नामदेव थे, ये महाराष्ट्र के संत थे। और दोस्तों जो वरकरी संप्रदाय के प्रमुख संत नामदेव थे इनका जो है इस्लाम से प्रभावित थे और इनके मराठी भक्तिपरक रचनाओं को अभंग की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो सही उत्तर है जीन बैप्टिस्ट काल्वार्ट। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैप्टन देखिए काल्वार्ट के अनुरोध पर 1664 में कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस की स्थापना हुई थी और उसे ही भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। इसका पूरा नाम था दोस्तों जीन बैप्टिस्ट काल्वार्ट और इसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोशिया चाइल्ड। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। दोस्तों, कैप्टन बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था और सूरत की बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया और 1613 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा अस्थायी रूप से सूरत में फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में किसने हराया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 के दौरान 1781 में हैदर अली का सामना जनरल आयरकूट के साथ हुआ था, जिसने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित किया था। तो सही उत्तर है हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में सर आयरकूट ने हराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो आप जानते हैं आसान सा प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स। सही उत्तर है दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। और वारेन हेस्टिंग्स के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। बाद में ब्रिटिश संसद ने उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या वारेन हेस्टिंग्स। तो सही उत्तर है दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के मध्य उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था और आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति 1816 की संगौली की संधि के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो सही उत्तर है जेम्स आउटरम। दोस्तों, 1854 में जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1856 में कुशासन के आरोप लगाकर या कुशासन के आधार पर अवध का जो है अधिग्रहण या विलय किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों इसने अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था भू राजस्व की। आपको बताना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू किया गया था? तो सही उत्तर है 1793 में। दोस्तों, 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और यूपी के बनारस और उत्तरी कर्नाटक में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत का 19% क्षेत्र शामिल था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो उत्तर है दोस्तों दीवान मनीराम दत्त। दोस्तों, दीवान मनीराम दत्त ने असम के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, जिन्हें बाद में अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक किन्हें माना जाता है? तो उत्तर है भारत के औपनिवेशिक काल में फिल्ट्रेशन थ्योरी सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले थे। दोस्तों, मैकाले का कहना था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दी जाए, जिनसे छन कर शिक्षा सामान्य जन तक पहुंच जाएगी। तो भारत की शैक्षणिक नीति के संदर्भ में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादन मैकाले ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेश वाहिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों के रामकृष्ण पिल्लई। देखिए, के रामकृष्ण पिल्लई दोस्तों ये स्वदेश वाहिनी के संपादक थे और ये एक राष्ट्रवादी लेखक, पत्रकार और संपादक थे। इन्होंने स्वदेश वाहिनी का संपादन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश शासन और त्रावणकोर रियासत की राजनीतिक सामाजिक कमियों को उजागर किया था। तो सही उत्तर है के रामकृष्ण पिल्लई। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संगठन था आत्मीय सभा, जिसकी स्थापना 1815 में की गई थी। तो सही उत्तर है राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना सन 1815 में किया था।
अगला प्रश्न है, किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? देखिए ऑप्शन, गैरीबाल्डी, विवेकानंद, नौरोजी या फिर मैजनी। तो सही उत्तर है लाला लाजपत राय ने इटली के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना और बाद में उन्होंने मैजनी की रचना द ड्यूटी ऑफ मेन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। तो सही उत्तर है, याद रखिए, लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु इटली के राष्ट्रवादी क्रांतिकारी मैजनी को माना था। अगला प्रश्न है, वारिंद्र घोष किससे संबद्ध थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, बंगाल में क्रांतिकारी विचारों को फैलाने का श्रेय वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को जाता है। ये अनुशीलन समिति से संबंधित थे। तो सही उत्तर है, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे वारिंद्र घोष। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था? तो सही उत्तर है दोस्तों, बर्रा डकैती पूर्वी बंगाल में ये स्थल था। और आपको बता दें कि 1908 में बर्रा डकैती हुई थी जो पूर्वी बंगाल में है, और डकैती करने वाले समूह को पुलिन बिहारी दास का नेतृत्व मिला था। तो सही उत्तर है, बर्रा डकैती या बर्रा जो है स्थान पूर्वी बंगाल में है और ये डकैती पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो सही उत्तर है, 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर जो है दोस्तों बम फेंका था और इसमें वह बच गया और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली जबकि खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। तो सही उत्तर है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 1908 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों 1925। देखिए काकोरी जो है ये देखिए काकोरी लखनऊ सहारनपुर संभाग में है और 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया था और इस कांड में 20 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पंजाब के फिरोजपुर में। दोस्तों देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया था और चोरी छिपे उनकी अंत्येष्टि फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के किनारे कर दिया गया था और आज इसी स्थान पर उनका स्मारक बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर है दोस्तों 7 अगस्त 1941। देखिए 7 अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी 80 वर्ष की अवस्था में। और 1913 में दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आता है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित। 1913 में इन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार मिला था इनकी कृति गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों दुर्गादास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर पुस्तक के लेखक दुर्गादास हैं। एक महत्वपूर्ण पुस्तिका है मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, इस शीर्षक से पुस्तिका किसने लिखी थी? तो सही उत्तर है दोस्तों सरदार भगत सिंह। देखिए सरदार भगत सिंह ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक से पुस्तिका लिखी थी। भगत सिंह का जुड़ाव समाजवाद की ओर था और सांप्रदायिकता को वो बहुत बड़ा खतरा मानते थे। तो दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है 62 प्रश्नों का था, जिसमें आपने टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। ये प्रैक्टिस सेट विशेष रूप से टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।